जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ, सुनहरे भविष्य का अवसर। नमस्कार, आदर्श हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं हूं अमन कुमार। अभी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना की खूब चर्चा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए, खासतौर पर सेना में शामिल होने के लिए और जज्बा पैदा करने के लिए अग्निवीर नाम से एक योजना उन्होंने शुरू करने का फैसला किया है। उस पे पूरे देश में चर्चा है। कुछ चर्चा सकारात्मक है तो वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आशंका है कि इस योजना को लेके जो है उसमें कुछ खामियां हैं, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। इन तमाम मसलों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। हमारे इस ग्राफिक्स में आपको उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष दिख रहा होगा, लेकिन सरकार ने 2 साल और उम्र सीमा बढ़ाने की घोषणा की है, क्योंकि कोविड काल में जो है वो उसकी वजह से। तो ये अब जो है नई उम्र सीमा 17.5 से लेके 23 साल है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने तीनों मेहमानों की चर्चा कराते हैं। हमारे बीच हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, विधायक हैं, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार। कर्नल राजेश कुमार, कुल सचिव झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय। और प्रदीप कुमार सिंह हैं, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। हम चर्चा की शुरुआत कर्नल राजेश से ही करते हैं। सर, इस योजना को लेकर जैसा हमने अभी अपने दर्शकों को बताया, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अभी टीवी खोल रहा हो, उसको कुछ नहीं पता है, उसके लिए आप थोड़ा बताने की कोशिश करें कि आखिर इस योजना में क्या खास है। ये भारत सरकार की योजना जो पूरे देश के लिए है और हमारी आर्मी के लिए एक सौगात के रूप में हम इसको देख रहे हैं। कि हमारे आर्मी में लगभग 50 से 55 हज़ार सैनिक जो हैं हर साल रिटायर हो जाते हैं, और जो हमारा इनटेक है वो अभी कम है, एक तो कि कोविड की वजह से या वैसे भी। तो उसको भरपाई करना है। प्लस हमारे बॉर्डर्स पे जितने सोल्जर्स डिप्लॉयड होने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। वेरियस रीजंस हैं इसके। इन सबों को लेकर के, और प्लस 32 साल मैं फ़ौज में रहा, अभी मैं राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में हूँ, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे विद्यार्थीगण।
तो हमने ये देखा कि ये जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे एनसीसी आपने सुना होगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो वहाँ से भी हमारे हर कॉलेज स्कूल के बच्चों को ट्रेन किए जाते हैं, लड़का और लड़की को, और उनको भी एक अच्छा नागरिक बनाने का मौका दिया जाता है। ठीक उसी तरह ये जो तकरीबन 46,000 अग्निवीर का जो स्कीम आया है, अग्निपथ, इसके माध्यम से हम हमारे जो बच्चे हैं देश के हर राज्य के, उनको एक मौका मिल रहा है कि ये फ़ौज को नज़दीक से देख सकें, फ़ौज में रह सकें, यूनिफॉर्म पहन सकें। जैसे एक फ़ौजी हर जगहों पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में हो या ईस्टर्न लद्दाख में हो, राजस्थान के रेगिस्तान में हो या पीस एस्टैब्लिशमेंट में हो, उस फ़ौज के नज़दीक रह करके यूनिफॉर्म में उनके गतिविधि कार्य प्रणाली में रह करके अपने को शामिल करके एक बहुत ही होनहार, तगड़ा, स्किल्ड और एक्सपोज्ड नागरिक बने, ताकि कभी भी उसकी इस्तेमाल की जा सके। और जो एज ब्रैकेट है इसमें वो आने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है। तो ये तो रही बच्चों की बात, जो एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं उसमें आने के लिए। सरकार की तरफ से ये योजना जो अभी आपने दिखाया अपने व्यू फॉइल पे, तो ये उनको पैसा भी मिल रहा है हर महीने सैलरी के तरह, फिर उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनको प्रशिक्षण भी मिल रहा है। वो जिसमें 17 साल से 23 साल तक, जो 21 था अभी 23 हो गया है, इसमें जो जा रहे हैं वो और हट्टा कट्टा, यहाँ पे उनका पालन पोषण किस तरह से हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर तो ए ग्रेड का खाना है, मस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, स्किल्ड है, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी है। जब वो आएंगे 4 साल के बाद तो उनके पास एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी होगा जो कि उनकी बढ़ोतरी, उनके आगे के जॉब में काम आएगा। प्लस एज रिलैक्सेशन की भी बात चल रही है। और दूसरी बात बता दे रहे हैं कि ये जो इस तरह से पूरे देश में इसके फॉर एंड अगेंस्ट में जो बातें और चर्चा हो रही हैं, ये फ़ौज में पहले भी था, और ये कोई बहुत अनोखी और नई चीज़ नहीं है जो भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। ये इजराइल, जर्मनी, दूसरे देशों में ऑलरेडी है। और प्लस हमारे यहाँ भी भारतीय सेना में भी पहले सिर्फ अफसरों के लिए ये था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स जिसको कहते हैं, जिसका तकरीबन 200 से 250 के स्ट्रेंथ में एवरी 6 मंथ्स इनटेक है। तो उनका भी 5 इयर्स की सर्विस होती थी। उसमें से जो विलिंग होते थे, जो फिट होते थे, उनको भारतीय सेना अब्जॉर्ब करती है और बाकियों के लिए को कुछ रिलैक्सेशन दे करके और सिविल एनवायरनमेंट में छोड़ती है, ताकि उसके वजह से काफ़ी समाज के ऊपर फ़र्क पड़ा है। और एक लड़का जो फ़ौज से आता है 5 साल के बाद, या अभी जो 4 साल की स्कीम चली है उसके बाद जो आता है, तो उसके पूरे मोहल्ले, उसके पूरे परिवार, उसके सगे संबंधी, मित्रगण, सब लोग जो हैं कम से कम अनुशासित हो जाते हैं और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म के तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है। इस पर भी हम आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। सीपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री जी की इस योजना को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया है, ये देश के युवाओं के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। और अग्नि परीक्षा यह है कि हमारे देश के युवा जो 17.5 साल से उम्र के लोग हैं, 18 साल की उम्र के लोग हैं, ये अनावश्यक रूप से अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे युवाओं को अग्निवीर बनाकर और देश की सेवा में शामिल करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश देश का विरोधी पक्ष इसका नाजायज फायदा उठाकर वैसे युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। यही कारण है कि देश के अंदर रांची सहित देश के अन्य कोनों में, खासकर बिहार में, यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं, रेल जलाने की घटनाएं, पत्थरबाजी इत्यादि की गई हैं। मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है
कि सेना के अंदर कोई भी व्यक्ति पैसा के लिए नहीं जाता, सेना के अंदर सेवा भाव से जाता, देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। सही बात। लेकिन यहाँ तो जैसा कि पैकेज आपने देखा होगा कि जब आप भर्ती होते हैं आपको प्रत्येक माह वेतन भी मिल रहा है, और 4 साल के बाद थी, अभी 6 साल किया गया है, लेकिन 4 साल का जो योजना था उसके बाद आपके हटने के बाद 11,71,000 रुपये मिलना था जी। अब रही बात, कुछ लोग बहका रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद क्या करोगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 17.5 साल की आयु में बहाल होता है, 6 साल यदि कर गया, 23.5 साल की उम्र में वो आता है, जो 10वीं पास करके जाता है उसको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलता है। दूसरा चीज, जिनके मन में तमन्ना है IAS बनना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो तो यहाँ नहीं जाएंगे। वैसे लोग जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं, बेरोजगार हैं, वैसे लोगों के लिए सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आजकल तो 4 साल मोबाइल में लोग खो जाते हैं, 10वीं के बाद तो बच्चे मोबाइल में खो रहते हैं। मैं वही देख रहा हूं कि इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये 4 साल या 6 साल में जी। आपका जीवन अनुशासनात्मक टाइप का हो जाता है। जी जी। इतना अनुशासन हो जाता है कि जब वहां से आप आएंगे तो बहालियां, जो राज्य सरकार की बहालियां होगा, स्वाभाविक रूप से आपको वरीयता मिले या नहीं मिले, आप खुद वरीयता में नंबर 1 होंगे। 25% तो वहां भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दूसरा है कि आप आते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम अब पढ़ाई करके दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वो भी मौका है। लेकिन जो आपको 11,71,000 रुपये मिल रहे हैं, उससे आप चाहते हैं कि व्यापार करना, हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। कहने का मतलब आज स्थिति ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो ये फार्मूला बनाया कोई नया नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिंदुस्तान के अंदर यह हुआ था टूर ऑफ स्टडी नाम करके, अमेरिका में भी टूर ऑफ स्टडी है, इजराइल में तो 18 साल की उम्र के सभी को प्रशिक्षित होना मैंडेटरी है। वैसी स्थिति में ये जिस प्रकार से आज के युवक ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इस सेना में जाने योग्य हैं क्या? इन लोगों को जागरूक भी करने की आवश्यकता है। उसको लेकर भी हम एक वीडियो के माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो मिथ है उसके बारे में उनको बताएंगे। प्रदीप जी, ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से है, अभी CP सिंह साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने भी कहा कि बहुत दिनों से ऐसी मांग उठ रही थी, विचार हो रहा था कि हमारे देश में जो है ना आर्मी में मैंडेटरी हो, मैंडेटरी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन एक मौका है, तो उस मौका का लाभ उठाने के बदले जो है गलत जो है उसका परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, इसमें अधीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और जिस प्रकार से कर्नल साहब ने कहा, विधायक जी ने कहा, ठीक उस प्रकार से सोचना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि हमारे देश के भीतर आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड है, बहुत हाई रिगार्ड है आर्मी के लिए, और हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि एक बार सेना की वर्दी जो है वो उसके शरीर पर चढ़े। और समाज में भी जो सैनिक होते हैं, वो एक साधारण सिपाही से लेकर के और सेना के अधिकारी, उनके रहने का तौर तरीका, उनको समाज के प्रति जो उनका नज़रिया होता है वो बहुत सम्मानजनक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जिस प्रकार से आपने कहा, तो 2 साल से जो है वो इसको लेकर एक्सरसाइज चल रही थी, और अभी सेना को जिस प्रकार से अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो युद्ध और जो पड़ोसी राज्यों से, जो पड़ोसी देशों से जो थ्रेट हैं भारत को, उसको देखते हुए हमें वैश्विक स्तर पर जो चेंज हो रहे हैं अन्य देशों की सेनाओं में, तो एक व्यापक अध्ययन हुआ है, और 2 वर्ष तक लगातार इसका अध्ययन हुआ है, और अलग अलग सेनाओं का अध्ययन, इस देश में अलग अलग संस्थाओं के साथ में बैठकर बात विचार, और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने लागू किया है। और इसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि युवाओं के लिए, जो युवा 17.5 वर्ष का है,
उसे लेकर के 23 वर्ष के युवाओं के लिए, तो ये हमारे फोर्स को, जो कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत अन्य देशों के फोर्स से हमारा जो औसत आयु प्रोफाइल है हमारे भारतीय सेना का, वह 32 वर्ष है। इसको घटाकर हमें 24 से 26 वर्ष करना है, और अधिक से अधिक, चूंकि इस देश में युवाओं की आबादी 60% से ज़्यादा है, भारत जो है वो युवाओं का देश है, तो युवाओं का जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारे सेना का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। और जो इसके साथ में पैकेजेस हमारे साथ में जो भारतीय सेना की ओर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश के लिए जो डिसिप्लिन फोर्स तैयार होगा, अभी 90 दिनों के बाद एक प्रक्रिया शुरू की जानी है, 46,000 जो है वो बच्चों को इसमें लिया जाएगा। और आप जब इसको गुणात्मक तरीके से देखेंगे तो 10 साल के बाद देश में एक बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी होगी जो सेना से प्रशिक्षित होगी। सेना का बहुत रिगरस ट्रेनिंग होता है और डिसिप्लिन होता है। वो अगर सोसाइटी में वो रहता है तो वो एक सैनिक जो है वो 10 व्यक्ति के बराबर होगा। सोसाइटी में राष्ट्रभक्ति की भी भावना जो है वो आवश्यक इस मायने में भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, ये हिंसा जो है वो बच्चे जो हैं वो हमारे देश के वो गोलियां चलाने वाले नहीं हैं। अलगाववादी जो तत्व हैं हमारे यहाँ जो सक्रिय रहते हैं, ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं, वो बच्चों को भड़काते हैं। वो असामाजिक तत्व जो हैं वो उस भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि वैश्विक स्तर पर हमेशा जब भी देश आगे बढ़ता है, भारत आगे बढ़ता है, तो पीछे खींचने की कवायद में जो भी हमारे मुल्क हैं वो लग जाते हैं। तो इसको उस तरीके से लेने की भी ज़रूरत है। और जो बच्चे इस पे लगे हैं वो समझें इस बात को कि आखिरकार जब ऐसे ही जो लोग हैं, ऐसे ही लोग जिन्हें लग रहा है कि गलत है बहुत, या जो बहुत दिग्भ्रमित है कुछ खास लोगों से, उनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है। हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर इस योजना में क्या, उसके फैक्ट्स क्या है, उसको आप भी देखिए, समझिए और सावधान रहिए ऐसे तत्वों से जो आपको भड़का रहे हैं। भ्रम, सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारी के साथ कोई सलाह नहीं की गई। सच्चाई, सर्विस कर रहे सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के साथ बीते 2 वर्षों से विस्तार से सलाह ली गई है। इसका प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स स्टाफ्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा किया गया है। ये डिपार्टमेंट स्वयं भी इस सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। कई पूर्व अधिकारियों ने स्कीम के लाभों से सहमति जताई है और इसका स्वागत किया गया है। भ्रम, इससे सशस्त्र सेनाओं की प्रभाविकता को नुकसान पहुंचेगा। सच्चाई, ज्यादातर देशों में इस तरह का शॉर्ट टर्म एनालिस्टमेंट सिस्टम मौजूद है, इसीलिए इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है और इसे युवा और चुस्त सेना के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं के केवल 3% तक ही होगी। इसके अलावा 4 साल बाद सेना में फिर से शामिल करने से पहले अग्निवीरों के प्रदर्शन को टेस्ट किया जाएगा। इसलिए सेना को सुपरवाइजरी रैंक्स के लिए टेस्टेड और ट्राइड पर्सनल ही मिलेंगे। भ्रम, रेजिमेंटल बॉन्डिंग पर असर पड़ेगा। सच्चाई, रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि हकीकत में इसे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का ही चयन किया जाएगा, जिससे यूनिट में आपसी जुड़ाव को और मजबूती मिलेगी। भ्रम, 21 साल के लोग अपरिपक्व और सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होते। सच्चाई, दुनिया भर में ज्यादातर सेनाएं अपने नौजवानों पर ही निर्भर होती हैं। नौजवानों की संख्या किसी भी समय अनुभवी लोगों से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान स्कीम बहुत लंबे समय में धीरे धीरे नौजवानों और अनुभवी सुपरवाइजरी रैंक्स के 50-50% के उचित मिश्रण को ही सामने लाएगी। कर्नल राजेश, आप क्योंकि सेना का लंबा चौड़ा आपका बैकग्राउंड रहा, आपने काम किया और अभी आप स्किल कर रहे हैं मतलब बच्चों को, तो ये बताने का कष्ट करें कि जो आरोप लग रहे हैं
कि इससे रोजगार के अवसर घट जाएंगे सेना में, उसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि रोजगार के अवसर तो बिल्कुल नहीं घटेंगे, जैसा कि अभी आपने कहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो फ़ौज है और फ़ौज का जो प्रशिक्षित जो जिसको हम लोग फ़ौजी कहते हैं, उसमें ये टूर ऑन ड्यूटी जो हमारे आ रहे हैं अग्निवीर अंडर द स्कीम ऑफ अग्निपथ, ये जो आ रहे हैं, इनको मुख्य रूप से और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये डिसीजन हमारे कमांडिंग ऑफिसर को दिया जाता है कि वो इनका मोस्ट सूटेबल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें। जाहिर सी बात है, वैसे फ़ौजी जवान जो कि 1.5 साल का प्रशिक्षण करके आए हैं, और प्लस हमारे यहाँ प्रशिक्षण का ऐसा नहीं है जो दूसरे पुलिस या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक बार प्रशिक्षित हो गए और उसके बाद उनकी सर्विस शुरू हो जाती है और वो तनख्वाह लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण का है कि वो हर स्टेज में और हर फेज में प्रशिक्षण चालू रहता है और उनका अपग्रेडेशन होता रहता है, उसी हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मेरा बेटा अभी एनडीए से करके आर्मी में है, अभी 4.5 साल की सर्विस हुई। नेफा में डिंजान में उसके बटालियन डिप्लॉयड है, ग्रेनेडियर रेजिमेंट। वहाँ भी हमने देखा है कि हर बच्चों को, चाहे वो ऑफिसर रैंक में हो या जवान रैंक में हो, उनका प्रशिक्षण बारी बारी से चलता रहता है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा प्रशिक्षित होते जाते हैं। ठीक उसी तरह ये जो अग्निवीर हमारे यहाँ 4 साल के लिए आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका प्रशिक्षण जो 6 महीने का जो इनिशियल में दिया जा रहा है, बट बाकी के 3.5 साल भी अगर एक महीने की छुट्टी हटा दें तो वो भी प्रशिक्षण का ही दौर है। और उसमें वो लोग 4 साल के बाद, 6 साल के बाद और भी ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाते हैं, जो कि सेना को ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ दे आर द वर्कफोर्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसकी काबिलियत, उसके निष्ठा को देखते हुए अभी सीधा ही 6 महीने की ट्रेनिंग करा करके और उनको हम लोग बॉर्डर पर भेज देंगे और उनको कहेंगे दुश्मनों से सामना करो, ऐसी बात नहीं, सही बात। जो कि लोगों में भ्रांति है कि कुछ ऐसा होगा ऐसी। और प्लस 2 और छोटे छोटे फैक्टर हैं जहाँ इस फोरम पे मैं लाना चाहूँगा कि प्रोबेबली अभी डिज़ाइन होना बाकी है कि उनको जैसे शपथ परेड होता है जी, तो जो हमारे यहाँ पूरी ट्रेनिंग का दौर जो होता है वो ख़त्म होने के बाद हर जवान या ऑफिसर्स एक शपथ लेते हैं और उस कसम परेड जिसको कहते हैं जवानों के लिए, और वो बताते हैं कि हम किस चीज़ के लायक हैं और वो आर्मी एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे वो मिसिंग है, वो नहीं है। प्लस सो मेनी अदर फैक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस, पेंशन, ये मेडिकल फैसिलिटी उन्हीं का नहीं, उनके परिवार का, तो ये सब इनको लागू नहीं होगा। तो लागू नहीं होगा तो ऐसी कोई बात नहीं, बाकियों को और भी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आते हैं उनको भी लागू नहीं था। तो हमारे यहाँ ये एज ए रिजर्व फोर्स मीन्स दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन दे आर अ ट्रेन्ड रिजर्व फोर्स फॉर आवर नेशन, नॉट ओनली फॉर आर्मी, पुलिस के लिए, समाज के लिए, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। तो ये सारे ट्रेन्ड फोर्सेस हैं जो कि और दूसरे जगह भी डिप्लॉयड है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि जैसे हमारे यहाँ कई तरह के होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हम लोग फौरी इलाज करते हैं, मेडिकल के लिए, प्लस गुत्थम गुत्थे की लड़ाई होती है जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हम लोगों को कराया जाता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेशन है, प्लस उनमें एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र प्रेम का एक बड़ा ही उत्कृष्ट हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है हर इंसान के लिए, हर अच्छे नागरिक के लिए, और वैसे नागरिक हम बना रहे हैं अपने यहाँ, और वो भी 1-2 नहीं, 40,000 नहीं। तो अभी विधायक साहब ने बहुत सही कहा, इन्होंने भी कहा कि अगर नहीं तो क्या,
दूसरी जगह ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जगह वो जॉब से निकाल करके और फौज में आने के लिए कह रहा है। ये लोग वो हैं जिनको, जो अभी तैयार हो रहे हैं, जिनको फौज के प्रति लस्ट है और उनको दूसरी जगह अपना भी काम करना है। सर ने कहा कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना है, लेकिन एक अनुशासन के तहत कमाना है। पैसे भी दे रही है सरकार उनको, हर महीने के लिए उनको पॉकेट खर्च दे रही है वेतन की तरह। एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि जॉब अब नहीं होगा, सिर्फ अग्निवीर होगा, ये गलत है। क्योंकि जो सेना का जो नॉर्मल जो बहाली है उससे इसका अब ये प्रभावित नहीं हो रहा है। आपको बताएं हम कि आर्मी में जो जॉब है जी, ये जॉब का कॉन्सेप्ट 32 साल के फौजी सेवा में मैंने आर्मी सर्विस को जॉब की तरह देखा ही नहीं। ना मेरा बेटा देख रहा है, ना हमारी पूरे फौज की कौम देख रही है। और इसलिए कि हम लोगों के यहाँ जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो पद से और रैंक से जुड़ा हुआ है सीधा, कि किस रैंक का आदमी कितने साल तक सर्विस करेगा। तो जो CDS हैं वो 62 साल तक सर्विस करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड जो CDS हैं 3 more years अप टू 65। तो 62 साल तक जो कि हाईएस्ट है वो सर्विस। तो ये सब पद से जुड़ा हुआ है और किसी को कोई अफसोस नहीं है कि हमको 60 साल तक ही करना है। और नौकरी तो ठीक है, हम देश की सेवा करते हैं और सेवा, जब तक हम सेवा के लायक हैं तब तक सेवा करेंगे। जब हम देखेंगे हम में कमी है, एंड युवाओं का देश है ये, हमारी जो आर्मी है दैट इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एज ऑन डेट। और उसमें हम जवान लोग हैं वो 35-36 ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं। JCOs जो हैं वो 42 to 46 डिपेंडिंग अपॉन द रैंक्स, और ऑफिसर्स भी रिटायर हो जाते हैं 54 ऑनवर्ड्स। तो ठीक है, ठीक तो है, रिटायरमेंट होना चाहिए, तभी एंजॉयमेंट अलग है, तभी तो दूसरे लोग आएंगे। हाँ, एक मैं नई भूमिका में नई भूमिका में फिर वो CP सिंह साहब ने फिर बहुत अच्छी एक बात कही थी, मैं उसी को थोड़ा विस्तार से चर्चा चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जिनको भ्रम में डाला जा रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि आप 75% में नहीं, आप 25% में भी तो हो सकते हैं। मतलब आप में अगर जज्बा है तो आप उस 25% जिसको लिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, आप उसमें हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जो 100% में 25% जिसको मिलिट्री के अंदर रखा जाएगा उसमें हो सकते हैं, और ये भी तो हो सकते हैं कि आप 100% जो लिया जा रहा है उसमें भी आप नहीं हो सकते हैं। सही बात है। ये तो आवश्यक नहीं है कि जितने जो पत्थर चला रहे थे, ट्रेनों में आग लगा रहे थे, ये सारे के सारे लोग मिलिट्री में चले जाएंगे, 4 वर्ष के लिए नहीं चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए अंतर कितना है। प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक देश के प्रति भाव, जी, देश के प्रति भाव क्या होता है कि भाई जब आप मिलिट्री में जाने के बाद, आर्मी में जाने के बाद जो अनुशासन होता है उसके अनुसार आपका भाव होता है। तो ऐसा भाव नहीं होगा कि आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि साहब हम थीसिस लिख रहे हैं, हम डॉक्टरेट कर रहे हैं, हम MPhil कर रहे हैं ये JNU में जा कर के, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले लोग तो कम से कम नहीं होंगे यहाँ। तो ये भारत के लिए एक संपत्ति की तरह होंगे। जिस क्षेत्र में जाएंगे अनुशासन के साथ जाएंगे, और माननीय मोदी जी का यही उद्देश्य है कि हमारा हर युवा, कहा कि उन्होंने 60 साल, मैं कहता हूं कि भारत में 65% युवाओं की आबादी है। तो ये युवा जब आएंगे 4 साल के बाद या 6 साल के बाद, जिस क्षेत्र में जाएगा, पुलिस में ही जाएंगे तो एक अनुशासन के साथ होंगे। क्योंकि आज जितना हम लोग एक मिलिट्री मैन को जितना आदर सत्कार करते हैं उतना किसी का नहीं करते। तो मैं एक छोटा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि जब मैं शुरू विधायक बना तो बहुत लोग आते थे हमारे पास, कोई राशन दुकान दिला दो। एक मिलिट्री मैन हमारे पास आए, उन्होंने कहा विधायक जी एक काम है। हमने कहा बताइए। तो मेरे पास एक राशन दुकान है, जन वितरण प्रणाली की दुकान, मैं इसको करना नहीं चाहता, मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूँ। अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर लेने के एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा क्यों करना चाहते हैं भाई, इसमें तो कमाने के लिए, हमारे पास तो लोग आते हैं कि जन वितरण प्रणाली की दुकान दे। बोला ये काम हमसे नहीं होगा, ये ब्लैक वाला काम हमसे नहीं होगा। एक मिलिट्री मैन कहता है कि साहब ये काम हमसे नहीं होगा, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ।
दूसरा आदमी लपक लेता, एक जन वितरण प्रणाली को लेने के लिए हजारों लोग लपक लेते। यही मानसिकता को पैदा करने का प्रयास देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं। और देखिए एक बात बता रहा हूँ भाई, देश की आबादी 140 करोड़ है। अब मिलिट्री का आप यदि रक्षा बजट देखेंगे तो 5,25,000 करोड़ रुपया मिलिट्री का रक्षा बजट है, लेकिन आज के दिन 1,19,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन देना पड़ता है। सवाल ये है कि हमारे पास जो पुराने वायुयान है, पुराने जो हथियार है वही रखना है, क्योंकि देश कहाँ, विदेशों में देखिएगा कहाँ बढ़ रहा है, कहीं वहाँ पीढ़ी बदल रहा है। वैसी स्थिति में हमें नए नए फ्लाइट लेने, वायुयान लेने होंगे, फाइटर विमान लेने होंगे, नया नया आधुनिक हथियार लेने होंगे, गोला बारूद लेने होंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इतना सोच होनी चाहिए देश के प्रति। जो सोचता है ना, उसको पहले सोचना है कि सबसे पहले देश, देश के बाद संस्थान, मेरा स्थान सबसे बाद में। लेकिन दुर्भाग्य है ये विपक्षी दल इस देश को तोड़ने के लिए। बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है कि इंग्लैंड के जो रानी है उनका पोता, मतलब राजकुमार का पोता, वो भी आर्मी में जाके वहाँ पे सर्विस देता है। वो अगर वो चाहे तो बोले कि हमको परमानेंट कर दो जॉब में, लेकिन तो एक विदेशों में ऐसा कॉन्सेप्ट है भैया, यही हर आदमी, मतलब गरीब हो या अमीर हो, यही चीज तो लाना चाह रहा है ना, यही कंसेप्ट तो बनाना चाहते हैं कि देश के अंदर चलने वाली ट्रेनें हमारी है, हमारे पैसे से ट्रेन चलती है, उसका उपभोग उपयोग हम करने वाले हैं, करते हैं, लेकिन आग भी हम ही लगाते हैं उसमें, रेल की पटरियां उखाड़ते हैं। तो मेरा कहना है कि आगजनी करके किसका लॉस कर रहे हैं हम? अपना लॉस। ये भाव पैदा होगा तो एक मिलिट्री मैन में ही पैदा हो सकता है, ये भाव दूसरे में पैदा नहीं हो सकता। प्रदीप जी, एक और शंका व्यक्त, मतलब लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि भाई ऐसे तो आप जो है हर साल 50,000 और 47,000 युवाओं को भर्ती कीजिए, फिर निकालिए, तो इससे क्या होगा कि सुरक्षा वो खतरा हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कर्नल साहब पहले भी मैंने बता चुके हैं कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का था, तो वो लोग जो निकलते हैं, जैसे कर्नल साहब भी निकले, तो इनको तो पूरी सुरक्षा मामलों की जानकारी थी, लेकिन इनका इतना अनुशासन है कि उस चीज़ को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। अब ये आगे देश को संवारने में लगे हुए हैं। तो ये जो शंका व्यक्त की जा रही है कि लीक कर देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शंका व्यक्त करते हैं किसी भी योजना को लेकर के, किसी भी नए जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, शंका व्यक्त करने वालों का कोई समाधान नहीं होता है। और जैसा कर्नल साहब ने बताया, विधायक जी ने भी बताया, जो सेना की जो ट्रेनिंग है हमारे यहाँ, और नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीयता की जो भावना है, तो हमारे यहाँ सेना के भीतर जो जवान हैं, कुछ ऐसे अफसोसजनक समाचार भी आते हैं, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो विश्व की बेस्ट आर्मी जो है वो भारत की सेना है। और हमारे यहाँ इस तरह की प्रवृत्ति भी नहीं। आप जाएं, लोग बहुत गरीब घरों के बच्चे, किसानों के बच्चे जो हैं, वो आपको सुबह उठ करके वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, आर्मी में जाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। उनके मन में एक सपना होता है। मैं कई आदिवासी गाँव का दौरा जब करता हूँ तो वहाँ बच्चों से पूछता हूँ तो कि तुम्हारे हीरो कौन है? वो परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में वो बताते हैं। तो इस तरीके की भावना जिस देश, और हमारे देश के युवा जो हैं वो दंगाई कतई नहीं हैं। उन्हें भड़काया जाता है, वे क्षणिक आवेश में भले ही आ जाए, लेकिन जो युवा जो इस प्रकार की तैयारियों में लगते हैं और जो ये कह रहे हैं कि ये युवा निकल करके जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, तो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले जो लोग हैं वो अलग लोग हैं। सुरक्षा के लिए खतरा किस प्रकार से हम देखते हैं? अगर शैतान के समान लगातार आर्मी में आप यहाँ रांची के भीतर ही देखें, जो हमारी जो फोर्सेज हैं वो सिविलियन मोहल्लों के आसपास ही रहती है, लेकिन आप उनके जो रहने का तरीका, उनकी जो एक्टिविटी शहर के भीतर है अलग दिखती है। आर्मी की जो ट्रेनिंग है वही अलग है। और आप सोसाइटी में जब आर्मी से आते हैं और सिविलियंस के बीच में रहते हैं तो वो फौजी जो है वो अलग दिखता है। हमारे सोसाइटीज़ में भी कई ऐसे जो हैं वो फौज के अफसर रहते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो जो उनके
उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके रिएक्ट करने का तरीका, उनको सोसाइटी को देखने का तरीका वो अलग होता है। वो सोसाइटी को जो देने की जो हमारे यहाँ जो एक हमारे आध्यात्म में भी है, भारतीय अध्यात्म में, सनातन अध्यात्म में है ये कि हम अपने समाज को क्या दे करके जाते हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं। समाज से लेना, राष्ट्र से लेना नहीं, राष्ट्र को देना। तो ये भाव जिस देश के युवा के भीतर है वो कतई जो है वो सही बात, देश के लिए गद्दारी वो कतई नहीं करेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि सेना का एक आम जवान जो जनरल ड्यूटी का होता है, वो भी अगर शहीद होता है तो पूरा देश जो है आंदोलित हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन एक अमीर से अमीर आदमी अगर मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वो अनाम शहीद है उसके लिए लोग जाते हैं। ये सम्मान है और सेना भी के जवान भी इस चीज़ को निभाते हैं। सर, सेना के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं जानना बताएंगे। उसके पहले हम कहने चाहेंगे अपने धरती के बारे में, हम झारखंड के बारे में। आपको हम बताएं कि संयुक्त बिहार में मतलब हमारे जो भारतीय सेना में भी ना प्रांत के हिसाब से और जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बटा हुआ है और उनकी इंटीग्रिटी, उनका जोश और उनका जो वॉर क्राई होता है सबका अलग अलग होता है। उनका डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से किया जाता है। तो संयुक्त बिहार में जो यहाँ पे बिहार रेजिमेंट है बहुत ही मानी हुई है और 71 की लड़ाई में काफ़ी विजय उद्घोष में इनका सहयोग रहा है। तो हमारे यहाँ के जो बेस्ट सोल्जर्स हैं, मैं बिहार रेजिमेंट की या संयुक्त बिहार की बात कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छे सोल्जर माने गए हैं खूंटी और गुमला के जवान को। और आप देखेंगे कि जितना भी परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का को मिला और कीर्ति चक्र किसफोटा को मिला, क्रिकेटा को मिला, दिन बड़गाई जो यहाँ पे रांची हैं, अपने वहीं रह करके पढ़ाई लिखाई हुई, जो ग्रेनेडियर के दूसरे परमवीर चक्र विजेता हैं अब्दुल हमीद, तो जिनके नाम से चौक भी है कांटा टोली जी। तो हमारी ये जो झारखंड की धरती है ये वीरों की धरती है और इन्होंने प्रोड्यूस किया है भारतीय सेना में, इसका बहुत ही अहम योगदान है। और कुछ एक ज़िला हैं जिनका नाम अभी हमने लिया, वो वहाँ से वीर आते हैं, उनको जो रिटायर होकर के आते हैं शायद उनको चैनलाइज करने के लिए हमको लोकल पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि उनका हम बाद में जो 15 साल 16 साल के बाद यहाँ आ जाते हैं 35 साल की उम्र में, उनको हम क्या करें, कैसे उपयोग करें, वो वहाँ हमको थोड़ी सी कमी दिखती है। जब हम अपने फौजी भाई को एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा होकर के देखते हैं, मैं उससे हाथ मिलाता हूँ, गले लगाता हूँ और सहानुभूति के 2 शब्द मैं बात करता हूँ, ये कह करके कि फ़ौज में तुम्हारी कितनी इज्जत थी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये उसका दोष नहीं है, ये हम कहेंगे कि थोड़ी सी पॉलिसीज़, थोड़ा सा हमारा जो रूल्स रेगुलेशन है, प्लस वहाँ पे थोड़े से सुधार करने की आवश्यकता है। अपने फ़ौजियों को देख करके कभी कभी दुख भी होता है हमको इस बात का, लेकिन फ़ौज एक बहुत अच्छा मौका देती है कि हर एक जवान अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि कहीं भी वो हाथ नहीं फैलाता है और फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे अग्निवीर की बात आपने कही, ये भी 4 साल और 6 साल में अपने आप को इतना सक्षम कर लेंगे, मुझे यकीन है इस बात का, जो कि कहीं पर आगे क्या होगा तुम बताओ, जी नहीं तुम नहीं बताओ, आगे क्या होगा हम युवा हैं, हम बताएंगे कि हमारा देश किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये जो अक्षम से सक्षम बनाने का पहल किया है हमारे भारत सरकार ने, ये तो बहुत बड़ा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। 46,000 50,000 हमारे पास एक बड़ा ही ट्रेंड राष्ट्रभक्त आएंगे तो देश की दिशा और दशा अच्छी होने वाली है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। हम सभी का यही विश्वास है कि ये बेहतरी होने वाला है। नहीं सीपी सिंह साहब, एक चीज़ मैं देखता हूँ, हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो आदमी 3 साल एनसीसी में ऐसे ही समय गुजार देता बगैर पैसा कौड़ी का, ठीक है। तो और आपको यहाँ 4 साल देना है तो एक बहुत इज्जतदार जो है काम मिला है, पैसा मिलेगा, आपका पूरा अपग्रेडेशन हो जाएगा, फिर भी लोग जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं देखिए, गलत बयानी वो नहीं कर रहे हैं ना, देखिए उनके मन में इतना विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया जा रहा है, लोग करवा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत उन युवाओं को है
कि हमारा कैरियर अच्छा होने वाला है, कैरियर बनने वाला है। भाई हम यदि चाहते हैं अनुशासित जीवन, आज हर व्यक्ति क्यों कहता है कि भाई वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए शरीर के लिए। और तब है कि बहुत लोग शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं, और बहुत लोग जब कई रोग हो जाते हैं तब शुरुआत करते हैं। अरे भाई, आपको तो शुरुआत में ही मौका दिया जा रहा है कि देश की सेवा को लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करें। और देश की सेवा जब 4 साल के बाद आएंगे या 6 साल के बाद आएंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बगल में इस दीवार का बाउंड्री वाल के ठीक पीछे मिलिट्री कैंप है। जी। कभी नहीं देखते होंगे, आमने सामने दोनों जगह मिलिट्री कैंप बगल में है। कभी नहीं देखते होंगे कि मिलिट्री मैन कभी बाहर निकलकर चौक चौराहों पर कभी जो है अड्डाबाजी कर रहा है। तो यही अनुशासन है, इसी अनुशासन को देश को अनुशासन की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि आप किसी के भुलावे में नहीं आवे, बहकावे में नहीं, आप अपना करियर बनाइए। आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, मत जाइए। ये तो आपको चॉइस है ना। आपको सरकार तो ये नहीं कह रही है कि पहले के ज़माने में कि जबरन पकड़ करके नसबंदी करवा देती थी, ये तो नहीं कर रही है सरकार। ये तो मौका दे रही है, इस मौका का आप लाभ उठाइए, मैं इतना ही कहूँगा, और देश का सेवा कीजिए। प्रदीप जी, इसमें मीडिया की बहुत भूमिका बढ़ जाती है कि इस तरह के जो मिथ फैलाए जा रहे हैं तो उसको जागरूक करना, और जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो आम आदमी तक पहुँचे, इसको लेके क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर मीडिया की तो बड़ी भूमिका है ही, और मीडिया जो है वो अलग अलग स्तर पर जो है वो अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। मैं तो प्रिंट और जो है वो जिनसे जुड़ा हूँ उनके बारे में कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जब इस योजना की जब लॉन्चिंग हुई, डिफेंस मिनिस्टर ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, और इस योजना की जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर के जो भी और जिन भ्रांतियों के बारे में आपने भी दिखाया विजुअल के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, तो हम लोगों ने भी इसको बताया। और इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है अलग अलग स्टेजेस पे, इन स्टेज पे, इस स्तर पर कि भारतीय सेना को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों से मुकाबले के लिए हमें अधिकाधिक युवा बल की ज़रूरत है। हमारे सेना का जो आयु का प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को कम करना है, 24 से 26 वर्ष करना है। इसके लिए ये एक्सरसाइज भारतीय सेना ने आरंभ की है। दूसरी बात, हमें सेना को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी तौर पर युक्त बनाना है, टेक्निकली इक्विप्ड करना है। और इसमें ITI जो संस्थान हैं, उनके जो बच्चे हैं वहाँ जो पढ़ते हैं, वहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए ये विशेष अवसर है कि वो चूँकि तकनीकी शिक्षा से युक्त होते हैं और उनके पास थोड़ा सा और आपको ऐड ऑन करें कि हमारे यहाँ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में टाना भगत का एक विशेष पढ़ाई होती है जिसको CCPS सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं पुलिस साइंस में। उनके लिए भी ये बड़ा सुनहरा अवसर है। जब आपने ITI की बात करी तो ये CCPS जो टाना भगत यहीं के हैं, उनके लिए जो हमारी जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और पढ़ाई जो होती है उसी लाइन पे होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही ये आगे बढ़ाना है। तब आप देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत दिन तक देश जो है वो ये बेलगाम तरीके से नियंत्रित जो है वो नहीं किया जा सकता। इसको सही दिशा में ले जाने का एक बहुत शानदार प्रयास मैं कहूँगा कि आप इस स्तर पर देखिए कि युवा, हमें तकनीक से जुड़े हुए युवा की ज़रूरत है। हमारे युद्ध के जो ट्रेंड्स हैं वैश्विक स्तर पर वह बदल रहे हैं, और ये तकनीक से युक्त युवा जो वहाँ से निकलेंगे आर्मी के बाद 4 साल के बाद, 6 साल के बाद निकलेंगे, वो एक स्पेशल पैकेज लेकर के निकलेंगे। और उसके बाद उनको उसके अलावे भी सरकारी स्तर पर जो ऋण की सुविधा होती है बैंकों से वो मिलेगी, और वो एक व्यक्ति जो है कम से कम 10 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए वह जो है वो पूरी तरह से तैयार होगा, सक्षम होगा। आर्मी उसको इस तरीके से इक्विप्ड करेगी। आर्मी की जो ये मतलब आर्मी पर्सन को कभी हम लोगों ने कभी ढीला नहीं देखा। मैंने मतलब एक विजुअल जो है वो मुझे बार बार याद आता है कि वो उनके जो है वो एम्बस में जो है वो पैर उड़ गए थे, फिर भी जब उनके अधिकारी मिलने के लिए गए
तो उन्होंने सीना फुला करके जो है वो, तो ये जो जज्बा है, ये जो जज्बा मतलब एक सैनिक को देख करके जो देशभक्ति का जज्बा आता है, और वो जो उनके जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ये उनको रोजगार देने के साथ साथ आगे वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए जो अग्निवीर की जो योजना है, ये प्रभावी होगी कि आप सेना में ट्रेनिंग लेकर के आप टेक्निकली इक्विप्ड हैं, आप फिर से जाएं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करें। और इनके लिए जो है वो जो बहुत शानदार फोर्सेज हैं, असम राइफल्स में, CRPF में, ये रिप्यूटेड फोर्स है, वहाँ उसके साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्र में जाएं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करें, आप कुटीर उद्योगों का संचालन करें, आप MSME का संचालन करें, और हाँ, फोर्स के तौर पर फोर्स के साथ साथ मैं पूरा करना चाहूँगा, और साथ ही साथ आप रोजगार क्रिएट करें। एक व्यक्ति जब उद्यम करता है तो वो उद्यम सिर्फ खुद के लिए नहीं करता है, खुद के पेट भरने के लिए नहीं करता, वो समाज के लिए उद्यम करता है। तो एक व्यक्ति अगर 10 व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है, आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे लोगों को पूरी तरह से रोजगार से जब जोड़ देंगे, और सकारात्मक तौर पे इसको समझने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं से जो ये योजना है आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, उसको साकार करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। और मैं एयर चीफ मार्शल को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि इतने जो युवा लोग आएंगे, युवा फोर्स आएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गतिशीलता जो है सेना की वो ज़्यादा बढ़ेगी, उसका भी तो असर पड़ेगा। उसका बहुत असर पड़ेगा, और हमारा जो मोराल है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है आपस में, वो जो गेम्स के दौरान, फायरिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान, और उसी तरह जब डेवलपमेंट होता है वहाँ पर, वो गतिशीलता भी बढ़ेगी, प्लस हमारे जो ट्रेंड सोल्जर हैं और जो हाफ ट्रेंड सोल्जर अभी अग्निवीर के तरह से जा रहे हैं, तो इनका आपस का सामंजस्य वो बड़े भाई और छोटे भाई की तरह होगा। और बड़ा अच्छा हमको तो दिख रहा है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं, जो थोड़ा सा हॉस्टिलिटी है, उनमें भी काफ़ी डर आ गया होगा कि एक नया फोर्स आ रहा है जो आगे को मदद करेगा, और मदद ही नहीं करेगा, हमारा देश भी मजबूत होगा अगर आप उस ढंग से देखें। और सिर्फ लड़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, जैसा प्रदीप जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया कि वो जहाँ भी जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, औरों से तो बेहतर होंगे ही होंगे, इसकी गारंटी है, और वो जो पहले थे उससे कई गुना बेहतर होंगे। प्लस उनके पास जो पैकेज लेकर के आए हैं, एक बड़ा अच्छा उनके पास हैंडसम पैसा भी होगा, उस आधार पे वो अपना शुरू कर सकते हैं, दूसरे को रोज़गार दे सकते हैं। तो फौज हो या बाहर हो, हमने आपको बताया कि इन द नीड ऑफ नेशनल इमरजेंसी अगर आती है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड यूथ हैं जिनको कि कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी उनको हथियार दिया जा सकता है, उनको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कहीं भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और मैं आपदा प्रबंधन का हमने डॉक्टरेट किया है, वो हमारा कोर्स भी संचालन हम करते हैं यहाँ पे। तो आपदा प्रबंधन के लिए उनका जो यूटिलाइजेशन है दैट इज़ मैक्सिमम, उनको हम हर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड सोल्जर्स जब आते हैं वो भी विन विन सिचुएशन है। प्लस आने के लिए कौन कह रहा है, लेटरल एंट्री भी तो है उनको, आर्मी में ही तो वो रह रहे हैं अभी 25%, हो सकता है पॉलिसी चेंज हो तो 75% को बोला जा रहा है केंद्रीय सैनिक बलों में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह के और जो भी पॉलिसीज़ बनी है, जो अभी आया है, इसमें अभी धीरे धीरे और संशोधन होगा, उसकी गुंजाइश है इसमें। तो कुल मिला जुला करके एक नई शक्ति का एजाज हुआ है, और हमको लगता है कि और भी अच्छा होगा, बेहतर होगा हमारे सेना के लिए भी और देश के लिए भी। सेना में भी उत्साह है, सेना में खूब उत्साह है कि हमारा भाई आ रहा है। अच्छा, हाँ, उसको एक सोल्जर बनाना है, उसको एक राष्ट्रभक्त बनाना है। तो इस तरह का जज्बा है, और खुशी का लहर है, हर जगह लहर है। सीपी सिंह साहब, कई राज्यों ने घोषणा की है कि जो 75% जो अग्निवीर हैं, जो अपनी सेवा जब पूरा कर लेंगे तो उनको हम अपने राज्यों के पुलिस बल में जो है मौका देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो है वो कहा है कि हम असम राइफल्स में, CRPF में, इस तरह के जो सैनिक बल हैं वहाँ पे हम उनको समायोजित करेंगे। झारखंड में भी इस तरह की बात होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में उत्तर प्रदेश कहा है कि भाई
ऐसे लोगों को अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे, नौकरियों में प्राथमिकता देंगे, इनको हम रखेंगे, तो निश्चित रूप से देश का गृह मंत्री जब कहते हैं तो इसके लिए बहुत सा आपके पास विकल्प खुला हुआ। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप यदि पैसा के लिए जाना चाहते हैं तो जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अन्य रास्ते हैं, उन रास्तों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जाइए, देश का एक अच्छा नागरिक बनेंगे। देश का अच्छा नागरिक बनने की आज जरूरत है, मांग है, और आप कसौटी पर उतरेंगे। और जैसा कि कहा कि भाई आज एक साधारण मिलिट्री का सिपाही भी जो होता है ना, उसको भी लोग देखता है तो उसको बड़ी इज्जत से देखता है। वैसी स्थिति में जब आप आएंगे तो जैसा कि अभी कर्नल साहब ने कहा, बड़ा अच्छी बात कहा इन्होंने कि भाई ये सारी चीज़ें आपको खोल करके तो एक देश का प्रधानमंत्री नहीं बताया, या इसको जिन्होंने 2 साल तक बड़ा विचार करके इसको रूपरेखा दिया है, यही सोच कर दिया है ना, जिसकी चर्चा हमारे कर्नल साहब कर रहे थे कि भाई आपका उपयोग वैसी परिस्थिति में भी किया जाएगा जब हमारा देश संकट में होगा। आपका उपयोग वैसी परिस्थिति में किया जाएगा कि साहब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया है, आज जैसे रांची में आज देखेंगे पूरा है, तो साहब आपको उस काम में लगाया जाएगा, रेलवे का प्रोटेक्शन में लगाया जाएगा, एयरपोर्ट पर प्रोटेक्शन में लगाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक अच्छा नागरिक बनेगा और समाज के अंदर आपका एक मान सम्मान रहेगा और आपका स्वाभिमान भी बचेगा। तो स्वाभिमान के लिए जाना चाहते हैं, देश के स्वाभिमान के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जाइए। पैसा कमाना उद्देश्य है तो बहुत से आप व्यापार धंधा जो करना है आप कीजिए, या नेता लोग के आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, उसमें कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो आप पर तय करना है। लेकिन यहाँ जाना चाहते हैं तो देश की एकता अखंडता के लिए जाइए, देश की मजबूती के लिए जाइए। और जा भी रहे, हम बस कम शब्दों में एक अपील आपसे करवाना चाहते हैं दर्शकों को इस योजना के बारे में, बस कम शब्दों में। बस भारतीय युवा तुम सबसे अच्छे हो, ये सुनहरा मौका है, देश तुम्हारा है, एक देश का अभिन्न अंग बनो। और उसके लिए ये जो अग्निपथ स्कीम है ये बहुत अच्छा है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए। आप ज्वाइन करें नहीं करें ये आप सिर्फ वॉलंटियर कर सकते हैं, वहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस है, वहाँ भी देखा जाएगा कि आप 4 साल के लिए ही सही लेकिन आप फिट होते हैं कि नहीं, तो उसमें फिट हो, आओ, देश के लिए आप काम आ सकें, ये आपका भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, पुण्य प्रताप होगा। और ज़रूर कोशिश कीजिए, आइए, भारतीय सेना स्वागत कर रही है आपकी और आपको एक सुनहरा भविष्य देगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक चर्चा हुई और बहुत सी उम्मीद है मुझे कि बहुत सी भ्रांतियां जो हैं वो दूर भी हुई होंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमारा कार्यक्रम बस इतना ही, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि अग्निपथ जो कार्यक्रम है उसके बारे में उसको जानिए, समझिए और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है। और जो ऐसे तत्व हैं जो आपको बरगला रहे हैं, ऐसे तत्वों से सावधान रहें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको नज़दीक से देखने के लिए इस योजना में शामिल होइए, ताकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।